फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। देखिए, मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लासेस भी करा रखी है, लगभग 5 से 6 क्लासेस आपकी हो चुकी है, इसमें कि मैंने आप लोगों को बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में बता रखा है। तो जिन्होंने मेरी वो क्लासेस देखी होंगी वो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और जो आपकी ये प्रीवियस क्वेश्चन पर की सीरीज चली है, इसमें आपकी जो है 38 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी 39 क्लास है ना। देखते हैं यहाँ पर, देखिए सिंपल सा पूछ रखा था कि 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो आपका बाल्यावस्था होता है, यानी जो चाइल्डहुड होता है, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। चाइल्डहुड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। एक आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम लोग पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं या फिर प्रारंभिक बचपन के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, ठीक है। और इसी चाइल्डहुड को एक और पार्ट में डिवाइड किया गया लेटर चाइल्डहुड या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल या फिर कभी कभी आपको 6 से 11 साल या फिर 12 साल तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में पूछ रखा है कि 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर इन्फेंसी, देखिए जो शैशवावस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। और जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो प्रारंभिक बचपन या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है या फिर इसी को जो है पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और जो मिडिल चाइल्डहुड होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये देखिए एक मनोवैज्ञानिक है जीन प्याजे, उनकी सेकेंड स्टेज है यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है ये 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में होता है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सिंपल जो क्वेश्चन में पूछ रखा था उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर विकास डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। देखिए, उसी थ्योरी वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बाल विकास के सिद्धांत के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। उसमें जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, इसमें कि आपके 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये कहाँ से शुरू होता है? हमारी बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद में जो हमारे बाकी के अंग होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय हो गया, ठीक है, हमारी भुजाएं हो गई, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है, यानी शरीर के केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है, या फिर मध्य से बाहरी भाग की तरफ होता है ना। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में यही दे रखा है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। तो सिंपल सा, शरीर के जब केंद्र से परिधियों के ओर, ठीक है, फिर मध्य से बाहर की दिशा में बात की जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल होगा? समीपस्थ दुराभिमुखी प्रिंसिपल, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल की बात हो रही होती है, जहाँ पर आपकी सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड विकसित होती है, उसके बाद में आपके हृदय का विकास होता है, उसके बाद में आपके भुजाओं का विकास होता है, फिर बाकी के जो अंग होते हैं वो डेवलप होते हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट की अगर बात करें, नीचे से ऊपर की ओर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है, जो आपके विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, इसमें एक और आपका सिद्धांत आता है। एक तो हो गया आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, समीपस्थ दुराभिमुखी प्रिंसिपल। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था विकास के शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, यानी कि हेड टू टो होता है। बच्चे का सबसे पहले जो कंट्रोल आता है, बच्चे सबसे पहले क्या संभालना सीखता है? अपने सर को संभालना सीखता है, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है बच्चे के सर से पैर के अंगूठे की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके साथ साथ एक आयामी होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल होता है। कई आयामों में हमारा विकास होता है, कई पक्षों में। विकास के आयाम भी मैंने आप लोगों को बताए थे, PCSC, ठीक है।
एक ट्रिक के थ्रू मैंने आप लोग को यहाँ पर याद कराया हुआ था, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट्स में भी मिल जाएंगी और थ्योरी क्लासेस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये भी आपका गलत दे रखा है। ध्यान में रखिएगा हमेशा विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। एक आयामी कभी भी बोले डेवलपमेंट होता है तो वो आपका गलत ऑप्शन होगा, है ना। तो ये नहीं होगा। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, यानी हमारी आनुवंशिकता जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, ये दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। यहाँ पर दे रखा है वातावरणीय कारकों से प्रभावित ही नहीं होता है, तो ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखिए ये अजेशन और विजन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर जितनी भी मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लासेस करा रखी हैं वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो विकास के चारों पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से पक्ष बताए थे, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास बताया था, और सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट बताया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है, तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि विकास के पक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो अगर बच्चा जो है फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जो उसका मस्तिष्क का विकास है, जो उसके संज्ञान का विकास है, वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा था कि बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कथन आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों ही क्या होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है। यहाँ पर तर्क क्या दे रखा है, रीजन क्या दे रखा है, विकास के आयाम का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में चीज़ डिस्कस की कि जो विकास के आयाम होते हैं, जो विकास के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनका परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। बट यहाँ पर दे रखा है कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या दे रखा है, पूरी तरीके से यहाँ पर गलत दे रखा है। अजेशन और रीजन दोनों ही यहाँ पर क्या है, गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन की तरफ हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। ए और आर दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार की डैश और समकक्षों की डैश। अब देखिए जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, जो बच्चे का सामाजिकरण होता है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, बच्चे की फैमिली से, बच्चे के परिवार से। क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, अरे मेरा सुंदर बच्चा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो शुरू कहाँ से हो रही है, बच्चे के जन्म से ही, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये कहाँ से शुरू होती है, तो बच्चे के जन्म से शुरू होती है, ठीक है। और सबसे पहले बच्चा कहाँ से चीज़ों को सीखना शुरू करता है, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। तो इसलिए जो परिवार होता है इसको सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई, मुख्य एजेंसी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो समकक्षी हैं, जैसे कि जो साथी समूह होते हैं, जो पीयर ग्रुप्स होते हैं बच्चे के, तो बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से इंटरेक्ट करता है, इन जगहों से सीखता है, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा आपकी मीडिया हो गई, तो अब छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन का यूज कर रहे हैं, तो मीडिया से भी जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो होता है, ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी जो फ़ोन में देखते हैं वो फिर उसी लैंग्वेज में बात भी करते हैं, है ना। तो वहाँ से भी बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, बट वो क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। बच्चा परिवार के बाद उन जगहों से चीज़ों को सीख रहा है ना। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है, तो फैमिली से। इसलिए परिवार क्या है, प्राथमिक एजेंसी है, मुख्य इकाई है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, उसके साथी समूह हो गए, ठीक है, स्कूल हो गया उसका, है ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि सामाजिकरण में परिवार की डैश और समकक्षी की डैश। तो परिवार की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये तो आपका होगा नहीं। इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। और समकक्षी की जो है प्रमुख भूमिका है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है प्रमुख भूमिका होती है, बट यहाँ पर जो समकक्षी हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती, तो यहाँ पर
सारे ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही दे रखा है, क्योंकि दोनों की जो है भूमिका होती है बच्चे के समाजीकरण में, किसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो किसी की थोड़ी सी कम होती है ना, बट दोनों ही फैक्टर जो है बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं इन्होंने बताई? पहली जो इन्होंने अवस्था बताई वह है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था, या फिर इसे इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो अपने 5 सेंसेस का यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, और इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है? तो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। कई बार आपसे जो है यहाँ पर एज भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो इन्होंने सेकंड वाली स्टेज दी वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। और जो इनकी थर्ड वाली स्टेज है उसका नाम क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट वाली स्टेज है इसका नाम क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसी अवस्था को जानते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है ना। तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई? जीन पियाजे के द्वारा बताई गई। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जो इनकी थर्ड वाली स्टेज है, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है। क्या क्या? पहली हो गई क्लासिफिकेशन, यानी बच्चा क्या कर पाता है? चीज़ों को वर्गीकृत कर पाता है कि ये फल हैं, ये सब्जियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चा क्या कर पाता है? कंजर्वेशन, संरक्षण यहाँ पर कर पाता है। यानी अब बच्चा समझ जाता है कि बर्फ़ जो है वो पानी भी बन सकता है और पानी से फिर वापस बर्फ़ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर कंजर्वेशन भी कर पाता है, यानी चीज़ों को रिवर्स एक तरीके से कर पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे के अंदर सीक्वेंशियल प्रोसेस डेवलप हो जाता है, यानी बच्चा क्या कर पाता है? चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित कर पाता है ना, एक व्यवस्थित क्रम में लगा पाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस स्टेज में बच्चा जो है चीज़ों को क्लासिफिकेशन कर पाता है, वर्गीकृत कर पाता है, किस स्टेज में बच्चा संरक्षण कर पा रहा है, कंजर्वेशन कर पा रहा है, किस स्टेज में जो है बच्चा चीज़ों को क्रम में लगा पा रहा है, तो कौन से स्टेज में? जीन पियाजे की थर्ड वाले स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। तो 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। CCS, इसको आप एक ट्रिक के थ्रू यहाँ पर याद रख सकते हैं, CCS, इसको कि मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखा है। और जो उनकी स्टेज है इसको भी आप एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, SPCF। ठीक है, SPCF से मतलब क्या हो गया? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जो थर्ड वाली स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें आपको क्या याद रखना है? CCS, यानी कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, 3 चीज़ें जो है बच्चा पियाजे की थर्ड स्टेज में कर लेगा, है ना। पर क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है, यानी एक सीक्वेंस की बात हो रही है। बच्चा क्या कर पा रहा है? सीक्वेंस में चीज़ों को व्यवस्थित कर पा रहा है। तो कौन सी स्टेज में होगा? पियाजे की थर्ड वाली स्टेज में होगा, है ना, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में यही चीज़ डिस्कस की हुई थी कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन कर पाता है। तो जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहो तो इसको पेन डाउन कर सकते हैं, या फिर जो जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप अच्छी तरीके से नोट्स को रीड कर लीजिए और इन क्लासेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा था कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन की योग्यता पा लेने की बात हो तो कौन से स्टेज में बच्चा हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ें बच्चा कर लेता है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। आपको डायरेक्ट वर्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन, है ना। बाकी सीरिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड से आपने राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निर्धारक नहीं है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही सेट में जीन पियाजे के लगभग 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। एक ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसके अलावा एक ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया और ये वाला। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन पर लगाते चले जाए। ठीक है, आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो जीन पियाजे है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लेव वाइगोस्की हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग है, हार्वर्ड गार्डनर है ना, अगर इन्हीं लोगों को मिला
करके देखें तो आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक जेंडर का टॉपिक है जहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसके अलावा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जो अधिगम अक्षमता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। NEP हो गया, NCF हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सोशलाइजेशन का चैप्टर है, ठीक है, जो सामाजिकरण है, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। और जो जीन पियाजे, जो लेव वाइगोत्स्की, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, ठीक है, इनकी कंप्लीट पूरी डिटेल थ्योरी आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूँगी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको पता भी होना चाहिए कि थ्योरी से रिलेट करके किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जीन पियाजे प्लस उनसे रिलेट करके जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, ठीक है, उनकी एक अलग से PYQ और जो उनकी थ्योरी क्लासेस है, वो दोनों आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को इसी YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएंगी वो दोनों क्लासेस। अगर आप उन दोनों क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेव वाइगोत्स्की की भी आएगी, लॉरेंस कोहलबर्ग की भी आएगी, हार्वर्ड गार्डनर की। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ उन सभी क्लासेस को एक बार जरूर देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है, सिर्फ आप एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, उन क्लासेस को देखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है CDP के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल दे रखा है कि कौन सा जो है जीन पियाजे ने यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो जीन पियाजे पुरस्कार और दंड की बात करते ही नहीं है, क्योंकि जो जीन पियाजे, जो लेव वाइगोत्स्की, जो लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका संबंध किससे, रचनावाद से। और जो रचनावाद है वो क्या कहता है कि बच्चा एक्टिव होकर के किसी कार्य को करे, ठीक है, सक्रिय होकर के किसी कार्य को करे, पुरस्कार और दंड की वजह से नहीं। तो ये इसी के बाद जो है जीन पियाजे नहीं कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है जीन पियाजे शैक्षिक निहितार्थ में इंपॉर्टेंट नहीं मानते। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, है ना। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, यानी बच्चा क्या हो, सीखने के लिए, ठीक है, एक्टिव हो, तत्पर हो, तभी तो बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा, जान पाएगा। तो ये भी बात जीन पियाजे कहते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, यानी देखिए हर एक बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर बच्चे की जो सीखने समझने की जो क्षमता है वो दूसरे बच्चों से अलग होती है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं बच्चे के अंदर, इनको क्या किया जाए, इनका स्वीकृति यानी कि इनको सम्मान किया जाए, ठीक है, बढ़ावा दिया जाए। तो इसकी बात भी जीन पियाजे कहते हैं। खोज, अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग की बात तो ये करते ही हैं। ये क्या कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, है ना। तो इसकी भी बात जीन पियाजे करते हैं। तो तीनों बातें आपकी यहाँ पर जो है सही दे रखी थी, बट हमसे क्या पूछा हुआ था, कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए, ठीक है। जो इनका पहला लेवल है वो क्या है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई, पहली और दूसरी अवस्था, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बताया, दूसरा वाला लेवल वो क्या है, कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक नैतिकता, ठीक है। इसमें भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई, ठीक है, तीसरी और चौथी अवस्था। और जो इन्होंने थर्ड वाला लेवल बताया उसका नाम क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ठीक है। इसमें भी इन्होंने 2 स्टेज बताई, यानी कि 5वीं और 6ठी स्टेज, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए, यानी कि कितने स्तर बताए, तो 3 स्तर इन्होंने बताए। और स्टेज कितनी बताई हुई है, इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बता रखी हैं। तो इनकी थ्योरी को पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे थ्योरी क्लासेस में। यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए पूछा हुआ है, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको देखने वाले हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन से लेवल की बात हो रही है, सेकेंड वाले लेवल, यानी कि पारंपरिक लेवल की बात हो रही है, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है। और चौथे चरण, ठीक है, इस वाले चरण की, यानी कि चौथे वाली अवस्था की बात होती है, जिसका नाम क्या होता है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। यानी जो चौथा चरण होता है, इसमें जो बच्चा होता है ये नियमों को क्या करता है, बिल्कुल फिक्स्ड मानता है, स्थायी मानता है, ठीक है। उसको लगता है रूल आर रूल, ठीक है। जो नियम बना गए हैं समाज के द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित, तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई चेंज करता है व्यक्ति उसमें, तो उसको क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, दंड मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या दे रखा है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, ये बात यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा, तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इनकी दूसरे वाले स्टेज के अंतर्गत बच्चा करता है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने
और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। यही चीज़ अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। जो 4th वाली स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या करता है, नियमों को निश्चित मानता है, फिक्स्ड मानता है, यानी क्या कहता है, रूल आर रूल। जो नियम बना दिए गए हैं समाज के द्वारा वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है, स्थायी, उसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको जो है पुलिस सजा देगी या फिर किसी तरीके की उसको पनिशमेंट दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसी धारणा में बच्चा रहता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नैतिकता निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते, तो ये आपकी एकदम लास्ट वाली स्टेज हो जाएगी, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। इसके अलावा 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी पद्धति लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार है। ठीक है, कि जो लेव वाइगोस्की है इन्होंने पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात की, जिसको कि हिंदी में ढांचा के नाम से जानते हैं, आलंबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं, इंग्लिश में एक ही देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। टेम्परेरी हेल्प, यानी बच्चा कोई भी स्किल्स सीख रहा है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो आप उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताइए, सिर्फ उसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, संकेत दे दीजिए या फिर इशारे दे दीजिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। जैसे कि जब बच्चा स्टार्टिंग में साइकिलिंग स्टार्ट करता है, साइकिल चलाना शुरू करता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा साइकिल को पीछे से सपोर्ट करके रखते हैं ताकि बच्चा गिरे ना वहाँ पर। तो बच्चों को क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, यानी कि अस्थायी मदद दे रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बच्चों को थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जैसे जैसे बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख जाता है, बाद में पेरेंट्स क्या करते हैं, पीछे से हाथ हटा लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो टेम्परेरी हेल्प देना क्या होता है आपका, स्कैफोल्डिंग होता है। जैसे कि कोई अगर छत पे भी चढ़ता है, तो मान लीजिए छत पर सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप जो है सीढ़ी का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि लोहे वगैरह की बनी होती है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए अस्थायी मदद देना, है ना। तो यहाँ पर इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कंडीशनिंग। देखिए, अनुकूलन की बात लेव वाइगोस्की नहीं करते, इसकी बात तो व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर हो गए, ठीक है, इसके अलावा थॉर्नडाइक हो गए, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। तो अब देखिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो सेकंड इसमें भी दे रखा है और आपका इसमें भी दे रखा है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगात्मक सीखना। देखिए जो लेव वाइगोस्की है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि ये किसके थ्रू सीखने की बात करते हैं, समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं। ठीक है, सहयोग के थ्रू सीखने की बात करते हैं। बच्चा क्या करे, कोलैबोरेट करे, एक दूसरे में, एक दूसरे से बातचीत करते, वाद विवाद करे, चर्चा करे। ठीक है, तो जब भी कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो, सहयोगात्मक सीखने की बात हो, तो भी लेव वाइगोस्की ने इसकी बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो तो ये समझिएगा कि लेव वाइगोस्की इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला भी सही है। अब देखिए इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। अब हम लोग 4th ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं जरा। ठीक है, मॉडलिंग, यानी कि मॉडल का अनुसरण, इसकी भी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। जैसे कि बच्चा होता है तो वो क्या करता है, कभी कभी किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। ठीक है, फिर उन्हीं की तरह वो व्यवहार करता है, किसी को अपना आदर्श चुन लेता है। जैसे कि किसी कोई होता है जो कि महात्मा गांधी को अपना आदर्श चुना हुआ है, कोई है कि जो कि अपना अब्दुल कलाम को अपना आदर्श चुना हुआ है, तो फिर उन्हीं का वो लोग क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इसकी बात भी क्या कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो तीनों की बात जो है आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। तो यहाँ पर 1st, 3rd और 4th आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सोना एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है, यानी कि उसकी जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, बच्चे को पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाड़ प्रदान कर किस स्तर पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की हैं, इन्होंने एक और वर्ड की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा यहाँ पर समझिए। ठीक है, ZPD क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके सीखने का क्या होता है, एक दायरा होता है कि आप इसी फील्ड के अंदर, ठीक है, इन्हीं चीज़ों के अंदर ही सीख सकते हैं। ठीक है, आपके सीखने की कुछ तो आपकी कैपेसिटी होती है, कुछ तो आपकी क्षमता होती है। ठीक है, तो आप उतना ही सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपने कुछ चीज़ें खुद से सीखी। ठीक है, जैसे कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना था, तो कुछ चीज़ें आपने मतलब मॉक टेस्ट लगाया या फिर खुद कुछ चीज़ों को पढ़ा, उन चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आपने खुद से सीखी और आपके वहाँ पर मान लीजिए 50-60 नंबर आ रहे थे। ठीक है, पूरे के पूरे जो आपका 150 का क्वेश्चन होता है उसमें। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, किसी की हेल्प ली। ठीक है, यानी कि जो स्कैफोल्डिंग की बात होती है, टेम्परेरी हेल्प की, है ना, तो आपके जो नंबर थे वो क्या हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए, है ना।
क्यों? क्योंकि आपको किसी ने हेल्प प्रोवाइड कर दी, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी वो आपको किसी ने समझा दी, है ना। तो आपको क्या किया, किसी ने टेम्परेरी हेल्प दे दी, स्कैफोल्डिंग दे दिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो आपने खुद से सीखा था, यानी कि 50 से 60 नंबर आपके खुद आ रहे थे। और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, जब आपने किसी की हेल्प ले ली, ठीक है, या फिर वो कोई भी टीचर्स हो सकता है, कोई भी बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका दायरा था, मान लीजिए जो आपका दायरा है 120 प्लस लाने का, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो आपको स्कैप होल्डिंग प्रोवाइड करेगा वो इसी दायरे के अंदर ही प्रोवाइड कर सकता है, इसके बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करवा दे, ठीक है, इतना नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। सिर्फ आपको जो टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी वो उस दायरे के अंदर ही दी जाएगी, यानी कि अगर आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं तो उसी दायरे के अंदर ही आपको स्कैप होल्डिंग वो व्यक्ति प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए यहाँ पर, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो आप सीख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसी क्षेत्र के अंदर ही आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। हालांकि इसके बारे में और भी डीप में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरी वाली क्लासेस करेंगे। तो यहाँ पर जो स्कैफोल्डिंग दिया जाता है वो ध्यान रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जो आपके सीखने का दायरा है वहां तक आपको पहुंचने में स्कैफोल्डिंग क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि आप 50 से 60 नंबर खुद से भी ला रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर जो आपका टारगेट था 120 प्लस, यहाँ तक आपको जो सीखने के लिए मदद प्रोवाइड की गई है ना, यही क्या आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इस पर आप पहुँचे कैसे, किसी की मदद लेकर के, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प लेकर के। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैविक परिपक्वता की बात ले वाइगोस्की नहीं करते हैं, इसीलिए जो इनकी थ्योरी इसकी आलोचना भी होती है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो जैविक परिपक्वता होती है, इसको ले वाइगोस्की ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, ठीक है। आत्म केंद्रितता की बात जीन प्याजे करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात भी जीन प्याजे ही करते हैं, ले वाइगोस्की नहीं करते हैं। इनरिवर्सिबल थिंकिंग तो जो जीन प्याजे की थर्ड वाली स्टेज है उसमें बच्चा कर लेता है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन थे ये कहीं ना कहीं जीन प्याजे से रिलेट करके दे रखे थे, एक ही ऑप्शन था ऐसा जो कि आपको ले वाइगोस्की से रिलेट करके दे रखा था। तो अगर आपने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ली होगी तो आपको सिंपली से समझ में आ गया होता कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर है इसकी बात जीन प्याजे करते हैं, आत्मकेंद्रिता की बात भी जीन प्याजे करते हैं, अपरिवर्ती सोच की बात भी जीन प्याजे करते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी वाला। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात कौन करते हैं, ले वाइगोस्की करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, यहाँ पर फिर से प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो अनुशासन बच्चे के अंदर, जो डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है वो डांट वगैरह से डेवलप नहीं की जा सकती जब तक बच्चा जो है आंतरिक रूप से, ठीक है, यानी कि अंदर से अभिप्रेरित ना हो डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए। जब बच्चों को सीखने में मज़ा आएगा, ठीक है, बच्चों को सीखने में रुचि आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चे के अंदर अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाएगी, ठीक है। फिर बच्चा जो है उद्दंडता करेगा ही नहीं, बच्चा खुद चीज़ों को सीखना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप क्लासरूम का ऐसा माहौल क्रिएट कर दे जिसमें कि बच्चे को सीखने को मज़ा आ रहा है, बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, फिर बच्चे अपने आप क्या हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होते हैं, यही आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम भी कहती है कि आप सीखने का इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दीजिए ताकि बच्चा जो है आंतरिक रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाए, यानी कि खुद से सीखना चाहे चीज़ों को, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। देखिए जो टीचर होता है वो आपकी एनईपी एनसीएफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या कहती है कि एज ए फैसिलिटेटर है ना, बच्चे के ज्ञान को सुगम बनाने वाला है। बच्चा खुद ही चीज़ों को सीखता है, बट टीचर क्या करता है, उसके सीखने को सुगम बनाता है, सरल बनाता है, ठीक है, उसके अंदर ज्ञान को भरता नहीं है, स्थानांतरित नहीं करता है। तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। देखिए जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं बच्चे की, वो सभी बहुत सारे संसाधनों में से क्या होती है, एक संसाधन होती है, एकमात्र स्रोत होती है। ये कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होती है पाठ्य पुस्तक, ठीक है, उनसे भी बच्चा चीज़ों को सीखता है, बट सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही सीखता है, ये बात पूरी तरीके से गलत है ना। यहाँ पर बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। ये भी बात क्या है, पूरी तरीके से गलत है। बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। इसकी बात एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी। हालांकि पूरे के पूरे सीटेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, बच्चे को एक्टिव रख करके ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तभी जो है आप अपने सही ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। निष्क्रिय वर्ड वैसे भी आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, निगेटिव वर्ड है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नर्तक व नाटककार में
किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा है। जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है, कंप्लीट थ्योरी मैंने आप लोगों को करा रखी हूँ। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जितनी भी थ्योरी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस को एक बार जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी क्लासेस है, लगभग आपकी 20 से 25 मिनट की क्लासेस होंगी, इसमें कि आपको सभी चीज़ कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा बता रखा था कि नृत्यक और नाटककार में कौन सी बुद्धि होती है, किस प्रकार की बुद्धि होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि यानी कि बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से रोटेट वगैरह कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में चाहें, है ना, एक अच्छा कंट्रोल होता है अपनी बॉडी पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तर्क गणितीय बुद्धि के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा था कि जो व्यक्ति तर्क कर पाए, ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक खोज पाए, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तर्क गणितीय बुद्धि होती है, जैसे कि अब्दुल कलाम हो गए, है ना। यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति जो है अधिक संवेदनशील हो, जैसे कि जो कृषक वगैरह होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, है ना, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है कि कहाँ पर किस तरीके की फसल बोनी है, ठीक है, कौन सी जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी, है ना। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि, जिनकी कि अपने भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, ठीक है, जैसे कि जो कवि होते हैं, इसके अलावा जो पत्रकार होते हैं, है ना, तो उनकी क्या होती है, अपनी भाषा पर एक अच्छी पकड़ होती है। वकील के अंदर भी भाषाई बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट केस वगैरह होते हैं तो उसमें लोग, अगर उन लोगों के पास अच्छे शब्द नहीं होंगे, अच्छे जो है ज्ञान नहीं होगा शब्दों का, ठीक है, तो वो लोग किसी भी केस को जीते ही नहीं पाएंगे, है ना। तो उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि, जो लोग अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को डिस्कस कर रखा है, आप वो क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आप लोग से अपने यहाँ पर डिस्कस किया चीज़ें। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसके आगे की जो क्लासेस है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ों को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है आपको अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।